हम सभी ने कभी ना कभी नाग नागिन से जुड़ी कहानियाँ जरूर सुनी होगी। इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानियाँ इतिहास के पन्नों में और बुजुर्गों से तो सुनी ही होगी। नयनतारा के सर्प जीवन के 99 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसे इंतजार था तो उस दिन का जब उसके सर्प काल के 100 वर्ष पूरे हो और वो एक इच्छाधारी नागिन बन जाए। इसी की आस में वो अकेले बैठे हुए खुद से बोलती है। बस 2 दिन की अवधि बाकी है और मेरे 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और उसके बाद मैं एक इच्छाधारी शक्तिशाली नागिन बन जाऊंगी। अब बस मुझे उस मार्गशीर्ष पूर्णिमा का इंतजार है। वक्त बीतता है और 2 दिन बाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात आती है और नयनतारा नागलोक में बने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जप करते हुए बोलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नयनतारा के बाद नागलोक के सभी नाग नागिन भी भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर पूजा उपासना और नृत्य करने लगते हैं। तभी चांद की रोशनी नयनतारा के सर्प रूप पर पड़ने के साथ वो इच्छाधारी नागिन में तब्दील हो जाती है और ये देखकर वो खुश होते हुए बोलती है, आज से मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब मैं भी इन सब की तरह अपना रूप बदल सकती हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हुई। आज मैं दिल से बहुत प्रसन्न हूँ। नयनतारा नागिन ये बोल ही रही होती है कि तभी नागलोक की नागिन रूही उससे बोलती है, नयनतारा, इससे पहले कि नागमणि की रोशनी विलुप्त हो जाए, भोलेनाथ से जो वरदान मांगना है मांग लो। जब भी किसी सांप को 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो इच्छाधारी नाग या नागिन में तब्दील हो जाता है। तो हमारे इष्ट देव उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। हे देवों के देव महादेव, आज मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। पहला ये कि मैं नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिन बन जाऊँ और दूसरा ये कि इस पूरे नागलोक की महारानी बन जाऊँ। मूर्ख नागिन, ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? सभी नाग नागिन इष्ट देव के प्रति वफादारी और नागमणि की सुरक्षा की शपथ लेते हैं और तुम लालची मानव की तरह ये वरदान मांग रही हो। पूरे 100 वर्ष की तपस्या के बाद मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसे मैं ऐसे ही जाया तो नहीं जाने दूंगी। आज भोलेनाथ को मुझे वरदान देना ही होगा। मैं उनकी भक्त हूँ, वो मुझे ऐसे खाली हाथ नहीं लौटने दे सकते। नयनतारा नागलोक वासियों की बात को अनसुना करके मंदिर में बैठकर शिवलिंग के सामने मंत्र का जाप करने लगती है, जिसके बाद भोलेनाथ उसे उसका मनचाहा वरदान देते हैं और नयनतारा पलक झपकते ही एक बेहद खूबसूरत नागिन में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद रूही नागिन बोलती है, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने इसे इष्ट देव के वरदान के बारे में बताया। अब ये नाग रानी के सिंहासन पर बैठकर पूरे नागलोक को तबाह कर देगी। वक्त गुजरता है और नयनतारा पूरे नागलोक में अपने वरदानों का गलत इस्तेमाल करके अश्लील हरकतों से तबाही मचाने लगती है। कभी वो मदिरा के नशे में धुत होकर डांस करती तो कभी वो पृथ्वी वासियों की तरह आधे अधूरे कपड़ों में पूरे नागलोक में घूमती और उसकी ये हरकतें देखकर रूही नागिन अपनी सखी बेला नागिन से बोलती है, ना जाने हमारे नागलोक को किसकी नजर लग गई है। इस नयनतारा की विचित्र हरकतें तो देखो। ये तो नागिन के नाम पर धब्बा है। एकदम धूर्त, बिगड़ैल और वाहियात किस्म की नागिन है। पूरे नागलोक में अपनी अश्लीलता फैलाकर इसने हम नागिनों का जीना दुश्वार कर रखा है। ओहो, तो तुम दोनों मेरी चुगली कर रही थी। खैर, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे सच तो ये है यार कि एक ही तो जिंदगी मिलती है और जब 2 कौड़ी के साधारण से मानव ये सब करते हैं तब उन्हें कोई रोक टोक नहीं करता। और तुम दोनों जल कुकड़ी नागिने मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गई हो, न जाने क्यों। देख ले रूही, इसे रत्ती भर भी शर्म नहीं। अरे किस बात की शर्म? हॉट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, गॉर्जियस हूँ। अरे सारे नाग मुझ पर लट्टू होकर घूमते हैं और मेरी अदाएं वो तो तीर की तरह सबके दिल में लग जाती है। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर नयनतारा वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी नजर नागेंद्र पर पड़ती है, जो नागलोक का सबसे खूबसूरत नाग होता है और नयनतारा उसके करीब जाकर बोलती है, आए हाय, क्या झकास शिकार है आज का। आज तो मेरे तन की ज्वाला ठंडी हो जाएगी। ओए चिकने, चलता है क्या अंधेरी गुफा में? फुल नाइट ऐश करेंगे। ये कैसी अश्लील नागिन है
इसकी ये बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया, लेकिन इसे बोलने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। अरे मेरे प्यारे पीले नाग, तूने कभी नागलोक के जन्नत की सैर की है क्या? पिछले 1000 वर्षों से तो मैं इस नागलोक में हूँ। मैंने तो आज तक किसी जन्नत को नहीं देखा। अति उत्तम। चलो आज मैं तुम्हें एक अलबेली और एक अलग जन्नत दिखाऊंगी। इतना बोलकर नयनतारा नागेंद्र को गुफा में लेकर जाती है और नागेंद्र को मदिरा पिलाकर उसके साथ नृत्य करती है, जिसके बाद वो नशे में धुत नाग को हवस का शिकार बनाती है। और अगली सुबह वो खुद से बोलती है, क्या खूबसूरत लवरात्रि थी और ये नागेंद्र कहाँ चला गया? लगता है नागिन का ऐसा अवतार उसे कुछ जमा नहीं। खैर छोड़ नयनतारा, रात गई बात गई। नयनतारा नागिन के भेष में गुफा से बाहर आकर अपना बिगड़ा हुआ श्रृंगार करके बालों को संवार कर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक वृक्ष पर बैठा कोब्रेश्वर नाग उसे प्यार से पुकारते हुए बोलता है, सुंदरी, ओ मनमोहिनी, मुझे भी अपने प्यार का मीठा रस चखा दो। तुम्हारी ये अदाएं इस नाग के कलेजे को भेद रही है। मेरी बाहों में आ जाओ। कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? सामने आओ। नयनतारा के बोलने पर कोब्रेश्वर नाग उसके सामने आकर बोलता है, मैं हूँ कोब्रेश्वर नाग। मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे होठों की मधुशाला को चखना चाहता हूँ। तुम जैसे रस भरे पुष्प का भंवरा बनना चाहता हूँ। अभी मैं थकी हुई हूँ और आराम करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा करो, तुम आधी रात को मुझे कालकोटी के जंगल में मिलना। उतनी दूर जाने का कष्ट क्यों करना? नागेंद्र के साथ तो इस 1.5 फुट की गुफा में ही रंगरलियां बना ली, और मेरी बारी में इतने नखरे तुम नागिनों को भी ना समझना नामुमकिन है। अबे बेअकल मूर्ख प्राणी, नागेंद्र में और तुम में जमीन और आसमान जितना फर्क है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मैं उस नागेंद्र से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। कोबरा नाग हूँ मैं, कोबरा। वही तो मेरी जान, तुम्हारी माता श्री ने बचपन में तुम्हें जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेन पिलाया था, इसलिए तुम काफी ज्यादा लंबे और तगड़े हो। और वो नागेंद्र, वो तो पौने भर का था। वो तो गुफा से आसानी से निकल गया, लेकिन तुम उसमें फंस गए तो? और फिर जो तुमने मेरे साथ सपने देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे? नयनतारा कोब्रेश्वर नाग को अपनी हॉट फिगर और अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है। वक्त गुजरता है और आधी रात को वो कालकोटी के जंगल में कोब्रेश्वर नाग के साथ नागलोक के नियम तोड़कर रास लीला रचाती है, और उसकी ये करतूत पूरे नागलोक में फैल जाती है। और एक बार फिर बेला और रूही नागिन बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी नागरानी है जो खुद पर ही नियंत्रण नहीं रख पा रही। वो पूरे नागलोक की बागडोर क्या खाक संभालेगी? नागलोक में जितने नाग नागिन नहीं हैं, उससे दुगने इस बेशरम नागिन के रंगरलियों के किस्से हैं। अश्लीलता में तो इसने सनी लियोनी और विपाशा को भी पीछे छोड़ दिया। अय्याश नागिन नयनतारा को अपनी बुरी लत के आगे किसी भी बात या ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो अपने कमरे में बैठी हुई बोलती है, बस यार, अब मैं नागों को टेस्ट करके ना बहुत बोर हो चुकी हूँ। अब मैं पृथ्वी लोक के वासियों के साथ रोमांस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। नयनतारा नागिन झट से नागिन अवतार में पृथ्वी लोक की तरफ चल देती है, और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पहुँचती है, जहाँ स्मार्ट और डैशिंग लड़कों को देखकर वो गीदड़ की तरह उन्हें ललचाई नजरों से देखती है। तभी वो रोमिल नाम के एक हैंडसम लड़के के पास जाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या आप मुझे रास्ता दिखा देंगे? हॉट, गॉर्जियस, माइंड ब्लोइंग। रास्ता तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा सेक्सी लेडी? तुम जो मांगो। ओके, चलो फिर। मेरी खूबसूरती मेरा काम आसान कर देती है, चाहे नाग हो या कोई आम इंसान। हर कोई मेरे रूप से मोहित होकर अपने आप ही हलाल होने के लिए मेरे पास दौड़ता चला आता है। नयनतारा और रोमिल एक सुनसान पार्क में जाते हैं, और नयनतारा बिना समय गवाए रोमिल के करीब जाकर उसे किस करती है, जिसके बाद रोमिल उसके नैनों के इशारे देखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, और नयनतारा नागलोक और पृथ्वी के नियमों को तोड़कर एक मानव के साथ संबंध बनाती है, जिसके बाद उसके रूप की सुंदरता एक काली भद्दी लड़की में बदल जाती है। और ये देखकर
रोमिल उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है। छी, दूर हटो मुझसे, कितनी काली और बद्धी हो तुम। रोमिल के मुंह से ये सुनकर नैनतारा को गुस्सा आता है और वो नागिन अवतार में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। तभी नागलोक की नागिन रूही उसके सामने प्रकट होकर बोलती है। अब तुम चाहकर भी नागिन नहीं बन सकती। तुमने प्रकृति के नियम को तोड़कर एक मानव के साथ संबंध बनाया है और तुमने एक नागिन के पवित्र जीवन का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें नागलोक से सर्वदा के लिए निष्कासित किया जाता है। यही तुम्हारी सजा है। अब जिंदगी भर इस पृथ्वी लोक पर रहकर मनुष्य की तरह पाप करो और सड़ो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नागलोक से वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह नैनतारा को अपने द्वारा जानबूझकर किए गए पाप के कारण अपनी सभी शक्तियों को खोना पड़ता है और अपना पूरा जीवन पृथ्वी वासियों की तरह बिताना पड़ता है, जिसके बाद उसे जीवन भर अफसोस होता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूही नागिन पूरे नागलोक की महारानी बनकर वहाँ की बागडोर को बखूबी संभालती है। आरती की थाल को वापस रखने के बाद मधुकर अपनी बेटियों के पास आता है, जिसके बाद बानी अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में पिता को बताती है। साथ ही साथ उसी से शादी करने की इच्छा भी व्यक्त करती है, जिसको सुनकर मधुकर बोलता है। अर्जुन बेटा, क्या मैं अपनी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर अंकल, व्हाई नॉट। मैं बाहर कार में वेट करता हूँ। अर्जुन घर से बाहर अपनी कार के पास आकर गुस्से में बोलता है। ये साला बुढ़ा कहीं मेरे प्लान पर पानी ना फेर दे। सुनना पड़ेगा कि आखिर क्या बात करनी है इसको बानी से। अर्जुन घर के बाहर कान लगाए मधुकर की बात सुनने लगता है, जो अपनी बेटी से बोलता है। बानी बेटा, ना जाने क्यों मुझे इस अर्जुन के इरादे ठीक नहीं लगते। इस लड़के में कुछ तो गलत है बेटा। देखा, पापा को भी वो पसंद नहीं है। पापा, मैंने तो दीदी को कई बार बोला है ये अर्जुन मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, पर मैं तो छोटी हूँ, मेरी बात कौन ही सुनता है यहाँ। शट अप विशाखा। और पापा, आप कम से कम एक बार अर्जुन से अच्छे से बात तो करते। आपने तो ऐसे ही उसे भेज दिया। नहीं, मैं इस फैसले में तेरा साथ कभी नहीं दूंगा। एक बाप होने के नाते अपनी बेटी की जिंदगी की डोर एक ऐसे लड़के के हाथ में मैं नहीं दे सकता, जिसके लिए मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे हों। बानी और उसके पिता की ये बात सुनकर अर्जुन गुस्से में लाल पीला होकर बोलता है। अगर ये बुढ़ा मेरे और बानी के बीच आया तो इसको जान से मार दूंगा, लेकिन अपने मकसद की रुकावट मैं हरगिज नहीं बनने दूंगा। इतने में ही बानी बाहर आती है। उसके आते ही अर्जुन एकदम नॉर्मल होकर बोलता है। आ गई तुम? क्या कहा पापा ने? कब करवाएंगे हमारी शादी? अर्जुन, तुम बुरा ना मानो तो पापा को मनाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा, अरे कोई नहीं, समझ सकता हूँ। वो एक पिता है और बिना जाने परखे ऐसे कैसे अपनी बेटी किसी भी इंसान के हाथों में सौंप दें। टेक योर टाइम। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बानी वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ अर्जुन जाकर नील से मिलता है और उसे बोलता है। उस बुढ़े ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आज पूर्णिमा की रात है और कल बानी का 21वां जन्मदिन। अगर वो बुढ़ा मान जाता तो मैं कल बानी से शादी कर लेता, लेकिन उसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम चिंता मत करो, बानी तुमसे प्यार करती है और वो अपने बाप को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। पर अब वक्त लगेगा ना, और वही नहीं है मेरे पास। अर्जुन नील से बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा की रात होने की वजह से मधुकर परेशान होकर खुद से कहता है। बानी के लिए आज की रात बहुत भारी है। आज वो अपने नागिन रूप में आने वाली है, पर अपने अंदर अचानक से ऐसा बदलाव देखकर वो डर जाएगी। मुझे उसको वक्त रहते सब बताना होगा। मधुकर बानी के कमरे के बाहर से उसको आवाज लगाता है, लेकिन बानी कुछ नहीं सुनती। वो अंदर उदास बैठी होती है। तभी अचानक उसको बेचैनी होने लगती है और हाथ पैरों में खुजली होने लगती है। देखते ही देखते उसका शरीर सांप की खाल के रूप में बदल जाता है। ये देखकर वो घबराकर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना कहकर बानी बेहोश हो जाती है।
बाहर खड़े उसके पिता को उसका चिल्लाना विचलित कर देता है, जिसके बाद वो किसी तरह दरवाजा तोड़ते हैं और बेहोश पड़ी बानी को अपनी गोद में लेटाकर बोलते हैं, मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे। मुझे जल्दी ही बानी को लेकर शिव मंदिर जाना होगा। मधुकर विशाखा को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो आकर देखती है कि उसकी बहन आदि नागिन बनी बेहोश पड़ी है। ये देखकर वो बोलती है, पापा ये क्या हो गया दीदी को, ये ऐसी क्यों हो गई? अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, इसको उठाने में मेरी मदद करो, हमें अभी शिव मंदिर जाना होगा। विशाखा और मधुकर मिलकर बानी को उठाते हैं और शिव मंदिर लेके जाते हैं, जहां वो उसको शिव की मूर्ति के सामने लिटा देते हैं। जिसके बाद मधुकर बोलता है, हे शिव, इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। नाग रानी नैना की अमानत, ये बच्ची आज अपने नाग रूप में आने वाली है। मदद करो शिव, मदद करो। इतने में ही बानी को भी होश आ जाता है और अपने शरीर को सांप जैसा देखकर वो बोलती है, पापा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस मेरी बच्ची, अब तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तेरे उन डरावने सपनों के पीछे की सच्चाई भी सामने आएगी। मतलब आपको पता था कि दीदी को ऐसे सपने आते हैं, फिर भी आप चुप रहे? कभी उनकी तकलीफ कम नहीं करनी चाहिए, क्यों पापा? क्योंकि वो सही समय नहीं था बानी के उन सपनों के पीछे के राज को जानने का। पापा जल्दी बताइए, कहीं मैं मर ना जाऊं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, नाग रानी नयनतारा की बेटी हो तुम, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये सुनकर बानी और विशाखा दोनों हैरान हो जाती हैं। लेकिन अब 21 साल बाद उस राज के खुलने का वक्त आ गया था, जिसको खोलते हुए मधुकर आगे बोलता है। बात उस वक्त की है जब नाग रानी नैना ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद नागलोक में चारों तरफ खुशी का माहौल था। नाग रानी की सखी वृंदा भी उस समय पेट से थी। अपनी बेटी के जन्म पर नागराज और नागरानी दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसे में नागरानी बच्ची को हाथ में लेकर बोलती है, कितनी खूबसूरत है हमारी बच्ची, इसके रोने की आवाज भी कितनी ज्यादा मीठी है, इसीलिए मैं इसका नाम बानी रखती हूँ। नैना और विराट की बेटी बानी। मतलब वो नागरानी बानी दीदी की माँ है, आप उनके पापा नहीं हैं? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पापा, मैं आपकी बेटी हूँ ना, फिर ये नैना और विराट कौन है? आगे तो सुनो। बानी का पहला जन्मदिन आने वाला था। उससे पहले ही नागलोक पर नागमणि को हासिल करने के लिए 5 सर वाले राक्षस सरासुर ने आक्रमण कर दिया था और नागराज और नागरानी ने मिलकर मणि को शिव मंदिर से निकालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रख दिया था। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेटी बानी, साथ ही साथ वृंदा, उसके पति नागेश्वर और उसकी बच्ची विशाखा के साथ, जो उस समय सिर्फ 4 महीने की थी, उनको लेकर धरती लोक के शिव मंदिर आए, जहां नागराज और नागरानी शिव का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों बच्चियों को मंदिर के पंडित को सौंपते हुए बोलते हैं, पंडित जी, आप जरा हमारी बानी और विशाखा को संभालिए, हम तब तक शिवलिंग की परिक्रमा करके आते हैं। जाओ बच्चों, पंडित जी के साथ जाओ। दोनों बच्चियां पंडित को सौंपकर वो चारों परिक्रमा के लिए मंदिर के बाहर चले आते हैं। बच्चियों को खिलाने के लिए पंडित उनको मंदिर के बाहर लेकर आता है, जिसके कुछ ही देर में मंदिर से चिल्लाने की आवाज आती है। पंडित जी भागकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सरासुर ने शिव के सामने उनके भक्तों को बेरहमी से मार दिया। पंडित के साथ साथ बानी भी ये सब देख रही होती है। वो अपने माता पिता की मौत को देखकर रोने लगती है। तभी पंडित की नजर नागरानी पर पड़ती है, जो उसको इशारे से दोनों बच्चियों को वहाँ से ले जाने को कहती है। लेकिन उनके नाम तो हमारे जैसे हैं, कहीं हम ही तो वो बच्चियां नहीं हैं? अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, आगे सुनो। पंडित इशारा समझते ही दोनों बच्चियों को छुपाकर ले जाता है। तभी उसके कानों में सरासुर की आवाज आती है, जो बोल रहा होता है, नागरानी नैना, तेरी बेटी जहाँ भी है उसको ढूंढकर मैं उससे मणि हासिल करूंगा और फिर उसको भी तुम्हारे पास
भेज दूंगा। नाग रानी नैना जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही होती है, शिव को याद करते हुए बोलती है, हे शिव, रक्षा करो मेरी बच्ची की। आज आपके सामने आपके मणि के रक्षकों की ऐसी मौत देखकर भी आप नहीं आए, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नाग रानी नैना की पुकार के बाद मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसकी वजह से सारासुर कुछ पल के लिए बेजान पुतले में बदल जाता है। तब भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भोलेनाथ नैना और विराट को जीवन दान देंगे या इतिहास खुद को दोहराते हुए करेगा मणि की जंग का प्रारंभ? नाग रानी नैना की पुकार के बाद मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसकी वजह से सारासुर कुछ पल के लिए एक बेजुबान पुतले में बदल जाता है। तब भगवान शिव प्रकट होकर बोलते हैं, पुत्री, जिस कार्य का होना निश्चित है उसको मैं भी नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारे कर्तव्य को निभाने का साहस केवल तुम्हारी बेटी में होगा। इसीलिए तुम उसकी सुरक्षा के प्रति निश्चित रहो। और हाँ, उसके 21वें जन्मदिन पर तुम्हारी सारी शक्तियाँ पानी में आ जाएंगी, जिसके बाद वो नागों में तुमसे भी ज्यादा सर्वशक्तिशाली नागिन के रूप में दुनिया के सामने आएगी। भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि मणि को लेकर अभी कोई भी याद मेरी बेटी के जहन में ना रहे। जब वो अपनी शक्तियों के काबिल हो जाए तभी उसे नागमणि का राज पता लगे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा मेरी बच्ची। धन्यवाद भोलेनाथ, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। इतना कहकर शिव भी वापस मूर्ति में समा जाते हैं और साथ ही नैना भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ देती है। ये पूरा राज सिर्फ नैना और पंडित को पता होता है, जिसके बाद पंडित के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, जो नागमणि के रक्षक बानी को उसके 21 साल पूरे होने तक हर खतरे से बचा के रखना था। तो ये था पूरा सच। वो दोनों बच्चियां कोई और नहीं, तुम दोनों हो। बानी, तुम्हारी माँ नैना, पिता कपिल को मारने वाला वो सरासुर था। विशाखा, तुम्हारे माता पिता को मारने वाला भी वो सरासुर था। वो पंडित कौन था? मैं ही था वो पंडित, जिसने नागराज और नागरानी की अमानतों को इतने सालों साल संभाल के रखा और कभी पता नहीं लगने दिया कि तुम मेरी बेटियां नहीं हो। मधुकर विशाखा से बात कर रहा होता है। इतने में ही बानी अपने संपूर्ण नागिन रूप में आते हुए बोलती है, मेरे माता पिता को मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। 21 साल बाद आज मुझे ये सच्चाई पता चली है। अब ये नागिन लेगी अपने माता पिता की मौत का बदला और इस बदले की आग में जलकर भस्म हो जाएगा वो सरासुर। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करो। तुम्हें पता लग जाएगा कि सरासुर इस वक्त किस रूप में है और कहाँ है। बानी आंखें बंद करके सरासुर को देखने की कोशिश करती है, तो उसको पता लगता है कि अर्जुन ही सरासुर है। उसको विश्वास नहीं होता और वो दोबारा देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वही राक्षस की शक्ल अर्जुन में बदल जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा धोखा नहीं, मैं नहीं मानती। हे भोलेनाथ, अब आप ही आकर कह दो कि जो मैंने देखा वो सच नहीं है। क्या हुआ दीदी, ऐसा क्या देखा आपने जिस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? हाँ बानी बेटी, क्या देखा तुमने? पापा, विशाखा, वो सरासुर जिसने मेरे और विशाखा के माता पिता को मारा, वो और कोई नहीं, अर्जुन है। क्या? बानी की इस बात से मधुकर और विशाखा हैरान रह जाते हैं, लेकिन बानी इंसानी रूप में आकर अपनी पूरी बात बताते हुए बोलती है, अर्जुन तो मेरे साथ 3 साल से है। इसका मतलब वो जानता था कि मैं एक नागिन हूँ, जिसको उसकी शक्तियाँ 21 साल पूरे होने पर मिलेंगी। शायद तभी वो मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा था। मुझे तो उसका हमारे घर आना ही कोई अशुभ संकेत लगा था, लेकिन अब तुम उसके पास नहीं जाओगी। तुम 21 साल की होने वाली हो कुछ देर में, और इसका फायदा वो उठाना चाहेगा।
मैं ना कहती थी वो अर्जुन राक्षस जैसा है और वैसा ही निकला। पापा, मैं भी तो नागिन की बेटी हूँ, मेरी शक्तियाँ कब आएंगी? मुझे भी नागिन रूप में आकर सबको डराना है। तुम्हारे 21 का होने पर तुम बानी से 4 महीने छोटी हो, इसलिए तुम्हारी शक्तियाँ तुमको तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर मिलेंगी। ओहो, इतना वेट करना पड़ेगा। और ये चीजें तो ऐसी हैं जो मैं दीदी से मांग भी नहीं सकती। पापा, आपने तो मेरे माता पिता को देखा हुआ है ना, कैसे दिखते थे वो। आज उनके बारे में जानकर उनकी बहुत याद आ रही है। बेटी, वो जहाँ भी है उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी रहेगा। दीदी, हम दोनों मिलकर उस अर्जुन को सबक सिखाएंगे। अच्छा, अब चलो घर चलते हैं। पर पापा, नागमणि का राज वो तो बताया ही नहीं आपने। इसका पता मुझे नहीं, तुम्हें लगाना होगा कि वो नागमणि कहाँ है। अब घर चलो। तीनों शिव का आशीर्वाद लेकर घर आते हैं, जहाँ बानी थोड़ी उदास होती है। रात होने पर विशाखा सो जाती है, लेकिन बानी अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखते हुए अपने माता पिता को याद करती है। तभी मधुकर उसके कमरे में आता है और बानी को जागता देखकर बोलता है, बानी बेटा सो जा, ऐसे आसमान की ओर देखने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। तू ऐसे उदास रहेगी तो विशाखा को कौन संभालेगा? वो बड़ी जरूर हुई है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। आप जाओ, सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। मधुकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बानी को कहाँ चैन आने वाला था। आता भी क्यों, आखिर अब वो एक नागिन थी, और नागिन जब तक अपना बदला ना ले ले उसको चैन नहीं मिलता। बस इसी के बारे में सोच सोच कर बानी खुद से बोलती है, कल अर्जुन से मिलकर उसी के मुंह से उसका सारा सच निकलवाऊंगी और फिर होगी उसकी मौत। अगली सुबह बानी का जन्मदिन था और वो सुबह अपने पिता से आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकलती है। हालांकि उसको आज कॉलेज जाने से मना किया गया था, पर बानी विशाखा को लेकर निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो सीधा अर्जुन के पास जाती है, जो उसको देखकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव। अर्जुन बानी को गले लगाने वाला होता है, लेकिन बानी उसे रोकते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, तुम हथियारे हो हथियारे। अगर मेरे पास आए ना तो जान से मार दूंगी। क्या मतलब? मैंने किसकी हत्या कर दी? पागल वागल हो गई हो क्या? मेरे माता पिता की, और मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक राक्षस हो, सरासुर। ओह, तो उस बुड्ढे ने सारी सच्चाई बता दी। खैर, अब तो ये अकेली है, यही सही मौका है। इसको यहाँ से उठाकर पाताल लोक ले जाता हूँ। वहाँ तो इसको बताना पड़ेगा कि नागमणि कहाँ है। क्या सोच रहे हो? आज तुम नहीं बचोगे। बचोगी तो तुम नहीं, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखना अब मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। अर्जुन बानी को जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से बानी गिर जाती है और वो दोबारा उठने की कोशिश करती है। तभी अर्जुन अपने राक्षस रूप में आकर बानी पर जोरदार वार करता है। इंसानी रूप में बानी उसका सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी बानी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही थी। घायल अवस्था में पड़ी बानी को अर्जुन अपने इंसानी रूप में आकर उठा लेता है। तभी वीर वहां आता है और बानी को ऐसे खतरे में देखकर उसको बचाने के लिए अर्जुन से बोलता है, क्या हुआ बानी को? इतनी घायल कैसे हुई वो? अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम उसको? हट जाओ मेरे सामने से, कहीं तुम भी अपनी जान न गवा दो। इतना बोलकर अर्जुन बानी को उठाए आगे बढ़ने लगता है और वीर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर अर्जुन के पीछे से वार करता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वीर बानी को उठाकर उसके घर ले आता है। बेहोश बानी को देखकर मधुकर परेशान होता है, जिसके बाद वीर उसको सारी बात बताते हुए बोलता है, अंकल, अर्जुन तो बानी से प्यार करता था ना, फिर आज वो उसको मारना क्यों चाहता था? इस लड़के के इरादे नेक लगते हैं। अगर बानी की शादी इससे करवा दी जाए तो वो अर्जुन उससे कभी भी पाताल लोक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वीर उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या हुआ अंकल, बताइए ना।
अर्जुन क्यों मारना चाहता है बानी को। आज तो मैं सही वक्त पर आ गया, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बानी को हमेशा के लिए खो दूंगा। इसलिए बताइए बेटा, क्या तुम बानी से शादी करोगे? क्या? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोले जा रहे हैं? बेटा, अभी मुझे जवाब दो, हाँ या ना। आखिर क्या है अर्जुन के सामने बानी के कमजोर पड़ने के पीछे की सच्चाई? और क्या वीर तैयार होगा बानी से शादी करने को? क्या होगा उसका फैसला?